चाहती है। नमस्कार, घटना चक्र में आपका स्वागत है। मैं हूं विपुल सिंह। रोज बरोज की तरह कुछ खास मुद्दे और कुछ खास मेहमान। देखते हैं क्या कुछ खास है एजेंडे में। मोदी सरकार का 1 साल, मंत्री कर रहे हैं बखान। बड़ा सवाल, अच्छे दिन की सरकार ने कितना किया विकास, आम आदमी की जिंदगी कितनी हुई आसान। चलिए, तो मोदी सरकार के 1 साल पूरे होने जा रहे हैं, सिर्फ 3 दिन बाकी हैं। लगातार हमारी खास पेशकश भी हम तमाम चीज़ों को टटोलने की, जांचने की कोशिश कर रहे हैं कि जो वादे किए गए थे कितने हकीकत में बदले हैं, लोगों का क्या कुछ प्रतिक्रियाएं लोगों की आ रही हैं। लेकिन तमाम खास मेहमानों से आपको रूबरू कराएं उससे पहले जरा सुनते हैं। आज फिर अरुण जेटली की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, तमाम मुद्दों पर वो बोलते हुए नजर आए। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए जरा। भ्रष्टाचार के विकल्प में पारदर्शिता इस देश में फिर कायम हुई है। आज नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक में लॉबिंग का कोई स्थान नहीं रहा, भ्रष्टाचार का कोई स्थान नहीं रहा। कोई निर्णय किसी व्यक्ति विशेष या उद्योग विशेष के लिए नहीं होते। इस सरकार ने भारत की भूमिका और छवि को उभारने का काम किया है। आज वहां भी ताकत के रूप में भारत उभर कर सामने आया है। नेपाल में, मालदीव में, यमन में, इराक में एक भूमिका हम लोगों ने निभाई है। राज्यों के साथ एक केंद्र का अच्छा संबंध हो, इसकी एक नई व्यवस्था को कायम करना, और यही कारण है कि राज्यों का केंद्र के साथ संबंध और संपर्क बहुत सुधरा है। प्रधानमंत्री पद की विश्वसनीयता इस देश में दोबारा कायम हुई है। जो उस पद को छोटा करने का यूपीए का प्रयास था, और सरकार कि ताकत का केंद्र बिंदु शासन के बाहर हो, हम लोग हमेशा मानते थे कि यह व्यवस्था लोकतंत्र में चल नहीं सकती, इसलिए उस व्यवस्था को हमने रिवर्स किया है। तो एक तरफ सरकार की तरफ से तमाम बखान किए जा रहे हैं, तो कांग्रेस पार्टी लगातार सरकार के 1 साल के कामकाज को लेकर के निशाने पे ले रही है। आज एक एंटनी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाकायदा रक्षा मंत्रालय पर सवाल उठाया और कहा गया कि रक्षा मंत्रालय का बजट घटाया गया है। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए वो भी सुनिए। What is their record within this 1 year? In the area of performance in the defense sector, their government is one of the worst the country has seen in the last few years. The defense expenditure this year is the lowest in the recent years. This is standing committee report, official report, not my report or the Congress party's pamphlet. This is standing committee 6 report. As per the report, India government spent the lowest amount in the area of defense within the last 6 years. 2009 onwards, last 5 years, UPA was steadily increasing the defense expenditure. Steadily, every year, you are increasing the expenditure. 10 to 17% of increase consistently.
चले, तमाम खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं सलामतुल्लाह साहब, मुस्लिम बुद्धिजीवी हैं। हमारे साथ वसीम गाजी साहब हैं, सोशल एक्टिविस्ट। हमारे साथ उपेंद्र प्रसाद जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। हमारे साथ अश्विनी कुमार सिंह हैं, वरिष्ठ पत्रकार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल उपेंद्र जी आपसे, एक साल को लेकर के हम लगातार कई तरह के विश्लेषण कर रहे हैं। आपसे जानना चाहेंगे, आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई अरुण जेटली की तरफ से, तमाम चीज़ों का उन्होंने बखान किया। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य के संबंध काफ़ी पहले से बेहतर हुए हैं, और ये उस समय कहा गया जिस समय कि दिल्ली की सरकार जो है राज्य की, उसके साथ एक टसल जो है वो चल रहा है। तो क्या जो कुछ बातें कही जा रही हैं, आप कैसे देख रहे हैं इन एक साल के अच्छे दिनों जो वादे किए? देखिए, उनको अपनी उपलब्धियां आंकड़ों से बदलाना चाहिए था, ठोस तथ्य देखकर बदलाना चाहिए था। ये हवाई बातें करना कि भ्रष्टाचार खत्म हो गया, अब लॉबिंग नहीं होती, अब ये नहीं किया जाता, वो नहीं किया जाता। जो चीज़ें लोगों को दिख रही है उसका आप उल्लेख कीजिए, जिसका कोई लोगों के पास है कोई सबूत ही नहीं है। क्या है, पैमाना नहीं है ना, पैमाना नहीं है, देखने का नहीं। कौन देख रहा है? कितने लोगों की एंट्री है साउथ ब्लॉक में, नॉर्थ ब्लॉक में, सत्ता के गलियारे में कितने लोग जाते हैं? जब आप पूरे देश को संबोधित कर रहे हैं, करोड़ों लोगों से बात कर रहे हैं, तो ऐसी बात कहिए जो वेरीफाइबल भी हो। आप ऐसी बात वो कीजिए जिसको वेरीफाई नहीं किया जा सकता है। और कुछ बातें ऐसे जैसे कि राज्यों में संबंध अच्छे हो रहे हैं, नहीं अच्छे हो रहे हैं, इसको भी वेरीफाई। जब वहाँ के राज्यों के मुख्यमंत्रीगण कहने लगेंगे कि हमारे संबंध बेहतर होने लगे हैं, ममता बनर्जी कहेंगे हमारे संबंध बेहतर हो रहे हैं, पटनायक कहेंगे हमारे संबंध बेहतर हो रहे हैं, नीतीश कुमार कहेंगे हमारे संबंध बेहतर हो रहे हैं, तब तो माना जाएगा ना। आप एक तरफा कुछ अनाउंस किए जा रहे हैं कि जी भी पूरा देश में स्वर्ग आ गया है, लोग जितने भी लोग सब अमीर हो गए हैं, फिर सारे जो उनके शरीर पर कपड़े नहीं थे उनके पास 10 कपड़े आ गए। मतलब इस तरह से बातें करने का कोई मतलब ही नहीं। पता नहीं ये क्या करना चाहते हैं ये। भैया आप ठोस बात कहिए कि जहां आपने अचीवमेंट किया वो बदलाइए, और वो अचीवमेंट ऐसा बताइए जो लोगों को लगे कि हाँ आप सही बोल रहे हैं। अभी केजरीवाल के साथ इन्होंने जो किया, ये क्या अचीवमेंट है? आप एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को जो बहुत भारी बहुमत से जीता है, उसको ट्रांसफर, अफसरों के ट्रांसफर पोस्टिंग के अधिकार छीन रहे हैं। मतलब कौन सेक्रेटरी क्या होगा वो सरकार नहीं तय कर सकती, ये डेमोक्रेसी है। चलिए, तो इस तरह से जो उन्होंने बहुत सारी बातें कही है वो वेरीफाइबल नहीं है, और लोग शक की दृष्टि से देखेंगे भाई क्या आपने बोला है उसमें सच्चाई कितनी है। और भी कई मुद्दे हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए, कमर्शियल ब्रेक के लिए रुकना पड़ रहा है, तुरंत लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद चर्चा को और आगे बढ़ाते हैं। घटना चक्र में ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं और हम बात कर रहे हैं केंद्र सरकार के एक साल पूरे होने में महज 3 दिन बाकी हैं, और हम लगातार इस बात पे चर्चा कर रहे हैं कि अच्छे दिन के वादे पर कितनी खरी उतरी है सरकार। वसीम गाजी साहब, आप सोशल एक्टिविस्ट हैं, आप कैसे देख रहे हैं इस एक साल को? अचीवमेंट कुछ हुई हैं, नहीं हुई हैं, कैसे देख रहे हैं इस एक साल को आप? देखिए, ये जो गवर्नमेंट नरसिम्हा राव साहब की गवर्नमेंट के बाद ये जो गवर्नमेंट आई, ये एक बहुत बड़ा वर्डिक्ट मिला इनको, बहुत बड़ा जनादेश मिला, और लोगों ने दिल खोल के वोट इसलिए दिया था कि लोग जो पुरानी हुकूमतों से आजिज आ गए थे, ऊब गए थे, और ऐसा लग रहा था कि हुकूमतें भी आवाम से ऊब गई थी। इसलिए जो नई सरकार है उससे बहुत उम्मीदें थी। अब 2-3 दिन के बाद इस हुकूमत को 10 साल हो जाएंगे, क्योंकि मोदी जी ने कहा था 50 साल बनाम 5 साल, तो इस हिसाब से 10 साल अब मोदी जी के हो रहे हैं। और मोदी जी अगर इतने वादे नहीं भी करते जितने उन्होंने वादे किए थे, तो भी हुकूमत तो उनकी बनती, लेकिन उन्होंने एक अवाम के साथ जितना बड़ा वादे किए थे, इस हिसाब से हमें 20% वादे उनके पूरे हो जाने चाहिए थे, क्योंकि 5 साल का उन्होंने हमसे टाइम मांगा है, और उन्होंने 5 साल बनाम 50 साल का हमसे वादा किया है। होना ये चाहिए था कि 1 साल जब हो गया है तो यहाँ की आवाम सड़कों पे निकलती, जश्न मनाती, उनके चेहरों पे खुशियाँ होती,
उनके चेहरों उनके खेत जो है वो लहाते होते, इसके बजाय खुद हुकूमत को अपनी सफाई पेश करनी पड़ रही है कि साहब हमने 1 साल में ये किया। ये बात सही है, करप्शन खत्म हो गया, ये बात सही है कि काम मोदी जी पूरी कोशिश कर रहे हैं, विदेशों में हमारी जो है साख बढ़ी है, लेकिन इसका आम आदमी को क्या फ़ायदा हुआ? आपने अकाउंट खोल दिए, उसमें पैसा नहीं है। आपने स्वच्छ अभियान भारत की बात की, आप एक जेसीपी, आपके कोई सफाई के इंतजामात नहीं है। आपने रेलवे की बात की, 15 मिनट भी एक ट्रेन का कोई टाइम कम नहीं हुआ। आपने वादा किया कि साहब हम ट्रेनों में जो है बहुत अच्छा काम करेंगे, खाना और बदतर हो गया। यानी ये कि मर्ज बढ़ता गया जूझू दवा की, इसमें मोदी जी का कसूर नहीं है। मोदी जी काम करना चाहते हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जो ब्यूरोक्रेट्स हैं और मोदी जी के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं और जो दूसरे मिनिस्टर हैं, वो लगता है कि वो कुछ काम नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से अवाम को ऐसा नहीं लग रहा है कि जो अवाम को उम्मीद थी। काम तो बहुत हो रहा है, 5 साल का कोर्स है, 1 साल हुआ है, हम उसमें फाइनल वर्डिक्ट नहीं दे सकते हैं, लेकिन हमें लग नहीं रहा है कि जितनी हमें उम्मीदें थी जमीन पर चीजें दिखाई। अब देखिए सर्विस टैक्स है, सर्विस टैक्स को 12% से बढ़ा के इन्होंने 14% जून से कर रहे हैं। अरे भाई, जो लोग सर्विस टैक्स नहीं दे रहे हैं उनसे वसूल कीजिए, जो दे रहे हैं आप उनका बढ़ाए चले जा रहे हैं, उससे महंगाई और बढ़ेगी, उससे और बुरा हाल होगा। मार्केट डाउन हो गई है, रियल एस्टेट डाउन हो गया है, बिजनेस जीरो हो गया है, रेस्टोरेंट खाली पड़े हुए हैं, लोग खाना खाते हुए इसलिए डर रहे हैं कि साहब 500 रुपये का खाना, 500 रुपये में सर्विस टैक्स और वैट और ये टैक्स, लोगों ने रेस्टोरेंटों में जाना बंद कर दिया। इसलिए एक हुकूमत जो होती है वो एक माँ होती है, उसे देखना है कि हमारे बच्चों को इस वक्त क्या। आपने यमन में काम कर दिया, अरे भाई यमन में 2000 आदमी थे, आप नहीं लाते हम ले आते, आप हमें बता देते। आप इराक से आदमी ले आए तो हम ले आते। आप तो ये देखिए कि लोगों की ज़रूरियात क्या हैं, लोग परेशान हैं, सीवर नहीं है। आपने स्वच्छ अभियान की घोषणा की, झाड़ू आपने चला दी, आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने भी चला दी, उसमें आपके जनाब सिराज कुरैशी जैसे लोग भी झाड़ू लेके आ गए, आपके सतीश उपाध्याय भी, लेकिन सफाई कहाँ हुई? सफाई तो और गंद हो गई, और मलबे पड़े हुए हैं, सीवर रुके हुए हैं। आपको बरसात आएगी, आपको पता लग जाएगा। इसलिए मोदी जी की तमाम कोशिशों के बावजूद, मोदी जी ईमानदारी से कोशिश कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, रात दिन लगे हुए हैं, लेकिन जो 20% रिजल्ट आना चाहिए वो हमें नजर नहीं आ रहा है, और अवाम हमें नहीं लग रहा है कि खुश है। चलिए जरा सलामतुल्लाह साहब आपसे जानना चाहेंगे, आप मुस्लिम बुद्धिजीवी हैं, मुस्लिमों की बात करते हैं। मुस्लिम समाज के अंदर एक बड़ा डर था जब नई सरकार, इस सरकार आने से पहले, और एक बाकायदा एक डर, एक कैंपेन भी चलाया गया था। 1 साल के बाद अभी भी सरकार के मंत्री कई बार या फिर नेता बीजेपी के तमाम तरह के बयान देते रहते हैं। आपसे जानना चाहेंगे, मुस्लिम समाज के अंदर क्या खौफ कम हुआ है या बढ़ा है? मुस्लिम समाज कैसे देख रहा है इस 1 साल को? देखिए, मुस्लिम समाज तो बिल्कुल आइसोलेट होकर रह गया है। उन्होंने, प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हमारे साथ हिंदू मुसलमान सब मिलकर करें, हम इंडिया को सबका विकास, सबका बदल देंगे। मेरे अब तक ये बात समझ में नहीं आई कि मैं बीजेपी को कहूं कि शायद उनसे कुछ गलती हो गई, कि उन्होंने, या मोदी जी से कहूं कि उनसे शायद कुछ गलती हो गई कि आपने पार्टी को छोटा कर दिया, व्यक्ति को बहुत बड़ा बना दिया। बीजेपी का कोई नाम नहीं लेता, मोदी जी का सब लोग नाम लेते हैं। अब सरकार ये मोदी जी की है या बीजेपी की है? वोट कहां गया, किसने दिया, क्यों दिया, अब वो तो हो चुकी बात। लेकिन जब सरकार बनती है तो अब भारत सरकार बन गई, बिल्कुल। अब ना बीजेपी है ना मोदी जी है। लेकिन भारत सरकार बनने के बाद क्या भारत का भला हुआ? वो सबसे बड़ी बात है। आपने सवाल किया कि मुसलमान तकरीबन 22 से 24% है हिंदुस्तान का, इस 22-24% का क्या हुआ? इस 24% को तो कुछ नहीं मिला अब तक। जब मुल्क आजाद हुआ था तब ये तकरीबन 40% था, और आज घट के ये 27% आ गया। और जो लोग थे मेजोरिटी में, उसको उन्होंने जाके पाकिस्तान बनाया। लेकिन हम जो लोग आज यहां रह रहे हैं मुसलमान, हम उनको मुबारकबाद देते हैं कि उनके पुरखों ने जो फैसला किया कि हिंदुस्तान हमारा है, हम आज भी रह रहे हैं, कल भी रहेंगे, तो वो मैं उनको मुबारकबाद देता हूं। लेकिन वो रहेंगे कैसे? ये अब तक कोई सरकार तब से अब तक कुछ नहीं कर पाई मुसलमानों के लिए। और मैं ये इसको दूसरे लफ्जों में ये बात कह दूं कि देखिए, मुसलमान को आप अगर इग्नोर करेंगे, या किसी भी जाति को इग्नोर करेंगे, या किसी व्यक्ति को इग्नोर करेंगे, तो अपने आप को आप अपाहिज पाएंगे।
तो हिंदुस्तान को हम अपाहिज नहीं देखना चाहते, हिंदुस्तान को हम तंदुरुस्त देखना चाहते हैं। और आदमी तंदुरुस्त कब होता है, हिंदुस्तान तंदुरुस्त कब होगा, जब उसके पूरे बदन के हर अंग ठीक होंगे, हर अंग खुश होंगे, हर अंग मजबूत होंगे। यहां आज मजबूती दिन पे दिन कम हो रही है। अब ये है कि ये क्यों हो रही है, 60 सालों से होती रही, अब भी जारी है, इस चीज को देखना पड़ेगा। चलिए अश्विनी जी, आपसे जानना चाहेंगे, तमाम लोगों को आपने देखा सुना, तमाम बयान जो हमारे बाकी पैनलिस्ट हैं, इन एक साल को कैसे देखा जाए? क्या वाकई में लोगों की उम्मीदें इतनी थी कि उन उम्मीदों पर पूरा उतर पाना प्रैक्टिकली संभव नहीं था? जो लोगों के अंदर गुस्सा था, फ्रस्ट्रेशन था, जो एक निराशा का माहौल था, लोग इतनी उम्मीदें पाल ली गई कि शायद वो पूरी हो पाना मुश्किल है। अभी जो हम कल इकोनॉमिस्ट में जो आर्टिकल आया उसमें भी इस बात का जिक्र है कि इतनी उम्मीदें ठीक नहीं हैं और एक व्यक्ति से इतनी उम्मीदें पालनी भी नहीं चाहिए। तो क्या ये वजह है जिस वजह से लोग थोड़े से निराश लग रहे हैं? कैसे देखेंगे आप, जज करेंगे एक साथ? देखिए विपुल, ये उम्मीदें जो थी ये किसी व्यक्ति से नहीं, ये प्रधानमंत्री से थी और एक व्यवस्था से थी जो देश चलाती है। तो प्रधानमंत्री को आप सिर्फ व्यक्ति के दायरे में नहीं बांधा जा सकता। पहली बात, अगर आप चुनावी रैलियों की बात कर रहे हैं, चुनावी भाषणों की बात कर रहे हैं, तो बड़े बड़े ऐलान किए गए, जो जिस तरह के ऐलान किए गए ये तब भी प्रत्यक्ष था, कम से कम मीडिया के लोगों को प्रत्यक्ष था कि सरकार अगर बनती है भारतीय जनता पार्टी की या मोदी जी प्रधानमंत्री बनते हैं तो ये इतनी जल्दी पूरा नहीं हो सकता है। उनके हाथ में कोई जादू की छड़ी नहीं थी कि घुमाएंगे और पूरा हो जाएगा। अगर मैं सरकार के एक साल के कामकाज की बात करूं तो कुछ ऐसे मोर्चे थे जहां सरकार ने अच्छा काम किया, बेहतर काम किया, बेहतरीन काम किया, 3 श्रेणियों में काम किया, और कुछ ऐसे फ्रंट थे जो निग्लेक्टेड से रहे। मैं पहले बात करूंगा उनकी जहां पर सरकार ने स्कोर किया। जिस तरह से मनमोहन सिंह का जो दूसरा कार्यकाल था उसमें घोटालों की बात आई, कोल ब्लॉक का आवंटन आया, 2G 3G, इस तरह की जितनी भी बातें आई उनसे देश और सरकार और व्यवस्था की छवि बिगड़ी। मोदी सरकार की एक बड़ी उपलब्धि ये रही कि जो ऑक्शंस हुए हैं उनमें एक ट्रांसपेरेंसी थी। जाहिर बात है जब ट्रांसपेरेंसी थी और इतने विवाद के बाद ये सब कुछ हुआ था तो आय बढ़ी, उम्मीद से ज़्यादा आय हुई सरकार को। एक ये उपलब्धि थी सरकार की। कुछ सामाजिक योजनाएं सरकार ने शुरू की, सोशल सिक्योरिटी स्कीम शुरू की, वो अच्छा कदम था। जैसे सेल्फ अटेस्टेशन का अधिकार दिया जनता को। पहले आपको किसी गेजेटेड ऑफिसर के पास जाना होता था, अपनी मार्कशीट, अपनी तस्वीर पर ये अपने होने का सबूत देने के लिए सरकार को गेजेटेड ऑफिसर के पास जाना पड़ता था या उससे बड़े रैंक के अधिकारी के पास। अब आप स्वयं सत्यापित करके खुद उस पर साइन करके ये सुविधा दी सरकार ने। इसी तरह से एक महत्वाकांक्षी योजना थी जनधन योजना, अच्छा कदम था। विदेशों में सरकार ने देश की छवि अच्छी बनाई। मैंने डिफेंस प्रोक्योरमेंट का जिक्र किया तो जो कुछ घपलों घोटालों के बाद एक ऐसी स्थिति पैदा हो गई थी, अगर मैं कहूँ पिछले 1 दशक में, जहां अधिकारी, अफसर और जो रक्षा मंत्री होते थे वो फाइलों पर साइन करने से डरते थे। वो स्थिति खत्म हुई और डिफेंस प्रोक्योरमेंट को गति मिली, जो जरूरी था, हमारी जरूरतों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी था, हमारी मौजूदा समय की जरूरत थी वो। इन मोर्चों पर सरकार काफी सफल रही है। विदेशों में ब्रांडिंग अच्छी हुई, लेकिन जिस तरह की ब्रांडिंग हुई, मैं खामियां बताता हूं, जिस तरह की ब्रांडिंग की गई, प्रधानमंत्री दुनिया भर में घूमे, उस तरह का जिस तरह का निवेश एक्सपेक्ट किया गया था, एक तो था उन देशों ने निवेश दिया, दूसरा था कि वहां के बिजनेसमैन इन्वेस्टमेंट की बात हुई, उस तरह का निवेश अब तक नहीं आया है। एक वो सरकार का माइनस पॉइंट रहा। दूसरा, किसानों की स्थिति की अगर हम बात करें तो हाल के दिनों में मौसम खराब होने से जो जिस तरह से बेमौसम बरसात हुई और किसानों की फसल बर्बाद हुई तो कुछ किसानों ने खुदकुशी की। उस मोर्चे पर सरकार कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मार पाई। महंगाई के आंकड़े जो है वो कम दिखते हैं। वित्त मंत्री ने कल भी जिक्र किया था, आज भी जिक्र किया, लगातार सरकार जिक्र कर रही है। वो आंकड़ों के खेल में दिखता है कि कुछ परसेंट नीचे आया, कुछ परसेंट ऊपर गया, लेकिन महंगाई जमीन पर कम नहीं हुई। मुख्यमंत्री साहब बोल रहे थे कि दाल और सब्जी की कीमतें अस्थायी होती हैं, वो घटती बढ़ती रहती है, तो उन पर ज्यादा आप विचार मत कीजिए। देखिए, आम आदमी का अगर ये वित्त मंत्री साहब कह सकते हैं, वो बड़े आदमी हैं, बड़े वकील हैं, देश के बड़े नेता हैं, उनके पास शायद पैसों की समस्या नहीं होगी, लेकिन जो देश की आवाम है, जनता है, उसका जो वास्ता पड़ता है, उसके लिए सबसे बड़ी चुनौती वही दाल, सब्जी, आटा और चावल होता है, उसी से उसकी जिंदगी चलती है। तो ऐसे में विपुल, अगर इस मोर्चे पर सरकार, मैं कहूँगा विफल नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ, जिस तरह की बातें कही गई थी, बड़ी बड़ी वादे किए गए थे, ऐलान किए गए थे कि जादू की छड़ी घूमेगी और महंगाई कम हो जाएगी, एक तरह का राम राज्य स्थापित हो जाएगा, अगर मैं एक रेटोरिक यूज करूं, तो वो उस मोर्चे पर सरकार थोड़ी सी पिछड़ी हुई नजर आती है।
अगर तथ्यों की और वस्तुस्थिति की बात करूं तो 1 साल का अरसा इतना भी नहीं होता कि सरकार इन चीजों पर जो एक व्यवस्था चली आ रही है, जिस तरह की जमाखोरी की व्यवस्था है उसको 1 साल में ध्वस्त कर दे। उसमें राज्य सरकारों की भी मदद चाहिए होती है, उसको सरकार 1 साल में नहीं कर सकती है। एक और मैं सरकार के लिए विफलता मानता हूं जो उनके नेताओं के बयान थे, मंत्रियों के बयान थे, जब मसलन बीके सिंह जिस तरह से कई बार विवादित बयान देकर फंसे, हाल में वो अभी पाकिस्तान एम्बेसी गए थे तब भी वहां पर जिस तरह की बयानबाजी उसके बाद हुई, उसके बाद यमन को से लौटने के बाद भी इस तरह की बयानबाजी हुई, और सरकार के मुख्तलिफ जो सांसद थे, बीजेपी के जो सांसद थे, उनकी तरफ से जिस तरह से बयानबाजी की गई, साक्षी महाराज थे, निरंजन ज्योति थी, उसका मतलब बड़ा बैड टेस्ट, अगर हम अंग्रेजी का एक मुहावरा है, बैड टेस्ट, दैट क्रिएट्स बैड टेस्ट इन द सोसाइटी। सरकार के लिए एक वो बड़ी चुनौती थी। सरकार, प्रधानमंत्री, मजबूत प्रधानमंत्री होने के बावजूद, कठोर छवि वाले प्रधानमंत्री होने के बाद अपने नेताओं को इस तरह की बातें करने से वो नहीं रोक पाए। तो ये भी मैं सरकार के खाते में खामी मानूंगा। जो आप लब्बोल आप दे रहे हैं उसका मतलब मैं जो निकाला मैंने वो ये है कि पिछली सरकार से बेहतर है, लेकिन लोगों की उम्मीदों पर पूरी तरीके से चुनावी उम्मीदों की, चुनावी सभाओं में जो उम्मीदें पैदा हुई थी, जिस तरह का एक माहौल बना था कि सब कुछ बदल जाएगा, ओवरनाइट सब कुछ बदल जाएगा, किसी भी देश व्यवस्था और जितनी विशाल अर्थव्यवस्था हमारी है उसमें ओवरनाइट बदलने वाली कोई गुंजाइश नहीं है। 1 साल का अरसा उस लिहाज से बहुत कम होता है। एक बात लगातार कही जा रही है, तमाम जगह जगह जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं लोग, उपेंद्र जी, उसमें इस बात का जिक्र किया रहा है कि हम अभी नींव डाल रहे हैं, 1 साल में हमने नींव डाली है, इमारत अब खड़ी होगी। प्रधानमंत्री जब विदेश गए तब उन्होंने कहा कि लोग कह रहे हैं विदेश दौरा ही कर रहे हैं, लेकिन हम इसलिए कर रहे हैं कि आखिरी में दौरा हम नहीं करना चाहते थे, क्योंकि ताकि भरोसा लोगों का रहेगा कि अब ये 4 साल 5 साल हैं यहाँ पर। तो क्या इस 1 साल में वो नींव दिखाई दे रही है? आपको लग रहा है कि चाहे जनधन योजना भले ही अभी एक्टिव ना हुआ हो, लेकिन अगर गवर्नमेंट सीधे माफ कीजिएगा सब्सिडी अगर ट्रांसफर करना चाहे तो अब बैंक अकाउंट में आ सकती है, सोशल सिक्योरिटी को लेकर के कदम उठाए गए हैं, इन कदमों को आप कैसे देख रहे हैं? इस पर अगर जज करें बहुत सारी नींवें तो यूपीए सरकार में ही डाल दी गई थी। जैसे आधार है, आधार यूपीए सरकार में थी, और बहुत सारे जो एग्रीमेंट्स हुए हैं विदेशों से उसके लिए भी यूपीए सरकार में ही शुरू हो चुका था। तो आपको ये नहीं कि आप बिल्कुल नहीं, बहुत सारी नींवें बनी हुई है, उस पर भी आपको इमारत खड़ी करनी है, क्योंकि सरकार कंटिन्यूटी में होती है ना। ये तो नहीं है कि आप पहली सरकार, इसके पहले भी सरकार थी, उसी सरकार की कंटिन्यूटी में है। सरकार में लोग बदल जाते हैं, सरकार की पार्टियां बदल जाती है, सरकारी पार्टियां बदल जाती है, लेकिन सरकार नहीं बदलती, सरकार तो उसकी कंटिन्यूटी में चलना है। तो ये सही है, लेकिन जहां तक माहौल की बात कर रहे हैं तो कुछ जो विदेशी माहौल बना रहे हैं, विदेशों में जो भारत की प्रतिष्ठा कुछ तो बढ़ी है और लोगों का जो सेल्फ रेस्पेक्ट है वो भी बढ़ा है। तो वो कह रहे हैं, उसमें सच्चाई है कि एक ऐसा माहौल बन रहा है जिसमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आ सकता है, लेकिन इन्वेस्टमेंट आने के लिए आपको स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए और करप्शन लेस ब्यूरोक्रेसी चाहिए। तो भ्रष्टाचार के मसले पर आपने कुछ किया नहीं। आप बोले कि भ्रष्टाचार नहीं हो रहा, लेकिन भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए, उसके लिए इंस्टीट्यूशन खड़ा करने के लिए जो करना चाहिए था वो आप नहीं कर रहे हैं। तो साहब कुछ बोलना चाह रहे हैं। उपेंद्र जी ने एक बात बड़ी अच्छी कही, लेकिन बड़ी दब के कही। कौन सी? कि सरकारें, व्यक्ति बदलते हैं, सरकारें नहीं बदलती, और ब्यूरोक्रेसी वो सबसे बड़ी चीज है। सारा काम हिंदुस्तान का ब्यूरोक्रेसी करती है। वहां सबसे बड़ा मैं करप्शन देखता हूं, लेकिन उसको कोई टारगेट नहीं करता है। तो करप्शन नहीं हटेगा तो फिर करप्शन नहीं हटेगा। आप सिर्फ पॉलिटिशियंस को कहते रहे। क्या कर रही थी ब्यूरोक्रेसी जब यूपीए 2 में घोटाले हो रहे थे? एक भी बोला, एक ने लिखा फाइल के ऊपर? नहीं लिखा है। लेकिन आप ये भी तो बात है कि दबाव भी तो रहता है, उनको भी उनकी अपनी नौकरी होती है। नहीं, नौकरी का क्या, उनका काम है कानून का बताना, मंत्री को कानून बताना, पॉलिसी बताना। अगर उस मंत्री में दम है, उस लिखे को लिखे नहीं, पॉलिसी ये होगी। और वंस एनीथिंग कैबिनेट पास कर देती है तो उसके बाद किसी को बोलने का कोई अधिकार नहीं होता, वो सही है या गलत। एक चीज और मैं समझना चाह रहा था जरा यहाँ पे उपेंद्र जी आपसे, कि इसके साथ साथ ये जो सरकार जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है उसकी वजह क्या मान रहे हैं? एक तो विपक्षी हमला बोल रहा है कि सरकार ने कुछ किया नहीं है, इसलिए इस तरह की 1 हफ्ते की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, 1 हफ्ते तक हर रोज प्रधानमंत्री से लेकर के। दूसरा एक बात ये भी हो सकती है कि आप इसको कि कोई सरकार, केंद्र सरकार खासतौर से 1 साल पूरा होने पे बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लोगों को अपने हर मंत्री कामकाज का ब्यौरा दे रहा है,
इसको इस तरीके से भी देखा जाता है। आप इन दो पहलुओं में से किस पहलू पे ज़्यादा आपको नज़र देखने को आपको लग रहा है कि नहीं ये पक्ष जो है ज़्यादा सही है? एक नई शुरुआत, एक अच्छी शुरुआत इसे कहेंगे कि हर मंत्री आकर के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने काम का हिसाब दे रहा है। देखिए, काम का हिसाब तो दे रहे हैं ना, लेकिन इतना ज़्यादा मीडिया ट्रैप में सरकार को पड़ना भी नहीं चाहिए। आप इतना ज़्यादा मीडिया ओरिएंटेड हो जाइएगा, तो जितना ओरिएंटेड हो जाएगा उतना ओरिएंटेशन की जरूरत बनी रहेगी। तो ये जो हाइप क्रिएट किया जा रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी की शैली है, शायद नरेंद्र मोदी जी की भी शैली है, उनकी पर्सनल शैली है, किसी चीज़ पर बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट करो। तो ये जो हाइप क्रिएट करने का उनका है वही रिफ्लेक्ट हो रहा है। ये कोई और कहीं से नहीं आया, उसके अंदर से आया है। सारी सरकारें एक साल पूरा करती है, अपना अचीवमेंट बदलाती है, लेकिन ये विशेष तौर से पूरा जान रहे हैं कि पूरा मीडियाटाइजेशन हो गया है, 80% तक ये पहुंच गए हैं टीवी चैनल्स। फिर प्रिंट मीडिया भी उसको बहुत, जो टीवी चैनल दिखाया जाता है उसको प्रिंट मीडिया भी उसको फॉलो करता है। तो उसको देख करके इतना ज़्यादा क्रिएट कर रहे हैं एक सप्ताह ज़्यादा, कि हमें लगता है कि इससे भारतीय जनता पार्टी को या इसकी सरकार को जितना फायदा होना चाहिए उससे ज़्यादा कहीं नुकसान ना हो जाए। क्योंकि अति कहा गया है, अति सर्वत्र वर्जित, अति रगड़ नहीं करना चाहिए। ज़्यादा आप करेंगे तो लोगों को शक होने लगेगा, अपने ज़्यादा क्यों हल्ला कर रहे हैं। अगर कोई बोलेगा ये हम ईमानदार हैं, हम ईमानदार है, 7 दिन तक अपनी ईमानदारी का सबूत पेश करता रहे कोई, तो लोगों को शक होगा कि आखिर इस आदमी को क्या जरूरत है इतना करने की। इसलिए जो हाइप जो क्रिएट हो रहा है ये उसके खिलाफ भी जा सकता है। मोदी सरकार करे भी तो क्या, अरविंद केजरीवाल यही कर करके इतने प्रचंड बहुमत के साथ दिल्ली की सत्ता पर आ गए। देखिए, सिर्फ हाइप क्रिएट, उनका भी शैली यही हाइप क्रिएट करना, दोनों की शैली में अंतर नहीं है। लेकिन दिक्कत है कि वो छोटे ऑर्गेनाइजेशन के लीडर हैं और ये बहुत बड़ा विशाल संगठन है, तो वो तो कुछ कर भी सकते हैं, लेकिन ये इतने बड़े संगठन के साथ उतनी बड़ी ताकत उनको चाहिए, तो उसमें अंतर दिखाई पड़ रहा है कि इनका जो 100 दिन का जो अचीवमेंट है, हमें लगता है इनके 1 साल के अचीवमेंट से बड़ा अचीवमेंट है। जो इन्होंने कर दिखलाया, जमीन पर जो उतार दिया है, ये कह सकते हैं कि हमने भ्रष्टाचार में 41 लोगों को बर्खास्त किया और 100 कितने लोगों को सस्पेंड किया। ये कह सकते हैं कि अब ऑटो रिक्शा से पुलिस वाले हैं जो वसूली नहीं कर रहे हैं। अब ये कह सकते हैं कि दिल्ली की पुलिस है जो अब दिल्ली वालों से वसूली करने की हिम्मत नहीं करती है, उत्तर प्रदेश के लोगों से वसूली अब करने लग गई है। तो ये इनके पास कहने के लिए है। अरविंद केजरीवाल के पास तो पुलिस है नहीं, तो पुलिस उनसे कैसे डरने लगी? उनके डर से, क्योंकि उनका जो एसीबी है, जो क्राइम ब्यूरो है, उससे पुलिस पर भी मुकदमा हो सकता है। भाई जब देख रहे हैं, बोल रहे हैं कि ये करो और लाओ हमारे पास, तो पुलिस वाले क्यों नहीं डरेंगे? अगर उसकी पिटाई करती है पुलिस ऑटो वाले की, तो प्रोटेक्शन के लिए आएंगे। वो सरकार किया, हमें लगता है अगर जनता के स्तर पर लोग जागृत हो जाए, जिसके पास पॉलिटिकल पावर नहीं है, तो पुलिस डरेगी। तो उन्हें एक माहौल खड़ा कर दिया, भ्रष्टाचार रुक रहा है। आ रहा हूं सर मैं आपके पास। 100 दिन का जो केजरीवाल का दो मुद्दों पे सरकार बैकफुट पे है। एक तो जिस तरीके से लैंड बिल जो है, इसको लेकर के काफी आलोचना हो रही है तमाम जगहों पर। विपक्ष इस बिल के बारे में चर्चा कर रहा है, सरकार कर रही है, भ्रम फैलाया जा रहा है, विपक्ष कर रहे हैं, हम किसानों के हित की बात कर रहे हैं। लैंड बिल को लेकर के जमीनी हकीकत क्या है? आप तो तमाम सोशल एक्टिविस्ट हैं, तमाम लोगों से, किसानों से बात कर रहे हैं, क्या परसेप्शन किसान का है? किसान क्या सोच रहा है इस बिल के बारे में? देखिए, पहले तो मैं जरा इनकी भाई साहब की बात को आगे बढ़ाते हुए, जब हुकूमत का 1 साल हो गया है तो हुकूमत की जिम्मेदारी है कि जो काम उन्होंने किए हैं वो आवाम तक वो मैसेज पहुँचे। और ये बात सही है, मोदी सरकार में 1 साल में ऊपर के लेवल पे ज़रा भी करप्शन नहीं हुआ है। किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, कोई मिनिस्टर, कोई सेक्रेटरी, सामने नहीं हुआ। आपने बोल रहा था तो मैं नहीं बोल रहा था ना जब आप बोले। मतलब कि नहीं। दूसरी बात यह कि जो CBI थी, CVC थी, पुलिस थी, उसका मिसयूज नहीं हुआ है। हुकूमत में काम बहुत ज़्यादा हुआ है और चूँकि 1 साल है, अभी उसके परिणाम, उसके नतायज, उसके रिजल्ट हमें नज़र नहीं आ रहे हैं। लेकिन ये बात सही है कि मोदी जी की नीयत और नीति बिल्कुल साफ है। जहाँ तक लैंड बिल की बात है, असल में ये अपोजिशन पार्टी को जब पार्लियामेंट में बिल पास होता है तो उन्होंने कहा था, आपके जो उनके मिनिस्टर थे, कि साहब जो आपको इसमें लगता है कि कमियां हैं आप हमें बताएं, हम उसमें संशोधन करके उसको लाएंगे। दूसरी बात यह है कि ये ऐसा लग रहा है कि जो किसानों के बिल की बात है, जो उसमें मेन पार्टी है किसान, उस किसान से नहीं पूछा जा रहा है। या तो कांग्रेस उसमें अपनी राय दे रही है या दूसरे लोग उसमें राय दे रहे हैं। लेकिन हकीकत ये, जो हमारी किसानों से बात हुई है, किसानों ने ये कहा है कि अगर हमें अच्छा रेट मिलता है तो हम अपनी ज़मीन देने के लिए तैयार हैं। और किसान इसलिए भी खुश हैं क्योंकि किसानों से अगर आप बात करेंगे जाके, तो वो ये कहते हैं कि साहब जो हमारी डेवलप्ड लैंड होगी उसका 20% मिलता है और हमें अच्छा मुआवजा मिलता है, तो हमें ज़मीन देने में कोई आपत्ति नहीं है, बशर्त ये कि हमारी ज़मीन
उन कामों के लिए इस्तेमाल की जाए जो हमारे एक आम आदमी के मफाद के, आम आदमी के फायदे के, ना कि उसको बिल्डरों को या ऐसी कंपनियों को दे दी जाए जो उसमें अपना बिजनेस करें। और अगर वो भी लेना चाहें तो हमसे वो मार्केट रेट में ले लें। तो लैंड बिल के बारे में मोदी सरकार का जो ये बिल है, अगर इसमें थोड़े अमेंडमेंट करके लाया, बट डेवलपमेंट तो ज़मीन पे होगा, आसमान पे तो डेवलपमेंट होगा नहीं। इसलिए मेरी तो दरख्वास्त कांग्रेस से भी है कि इसमें अगर अमेंडमेंट लाने हैं तो इस बिल को पास करा दें, जीएसटी को पास करा दें, तो मैं समझता हूं कि अगले साल बहुत डेवलपमेंट हो जाएगा। जीएसटी, लैंड बिल, ये दो बड़े एम्बिशियस चीजें हैं, महत्वाकांक्षी योजना थी सरकार की, इसको सरकार लागू करना चाह रही थी, इसको कर नहीं पाई। सलामतुल्लाह साहब, आपसे जानना चाहेंगे, चूंकि मुसलमानों की बात को आपके साथ आगे बढ़ाते हैं, आपने तमाम बातें कही कि जो हक था वो मिला नहीं। मोदी सरकार या फिर बीजेपी सरकार जो केंद्र सरकार आई, उस चुनाव से पहले ही इस बात को उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि रिजर्वेशन की पॉलिटिक्स या अपीज करने की राजनीति वो नहीं करेंगे। अब जैसे जनधन योजना का जिक्र वो करते हैं, जब भी ये सवाल तमाम जो केंद्रीय मंत्री अपना बातचीत रख रहे हैं मीडिया के सामने, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, उसमें भी जब सवाल किया था तो कहते हैं कि नहीं, हम अपीजमेंट की पॉलिटिक्स नहीं करेंगे, जनधन योजना का लाभ सबको मिलेगा, जो सोशल सिक्योरिटी स्कीम है उसमें चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सब लोग उसका लाभ उठा सकते हैं, या कोई भी योजना जो है। क्या सोच क्या है मुस्लिम समाज की? क्या अलग से रिजर्वेशन चाहता है, अलग से क्या उसके मन में किस तरह की सोच है, किस तरीके से मुसलमानों का विकास या मुख्य धारा में आ सकते हैं? विपुल जी, आपने बड़ा अहम सवाल किया। सबसे बड़ी बात, मैं शिकायत के तौर पे नहीं, लेकिन मीडिया से एक सवाल जरूर कर सकता हूं जी कि आज जब 47 में मुल्क आज़ाद हुआ तो मीडिया इतना स्ट्रांग नहीं था जी। आज वर्ल्ड में, हिंदुस्तान में नहीं, वर्ल्ड में मीडिया आज बहुत स्ट्रांग हो गया जी। क्या आज मीडिया को नहीं मालूम हिंदुस्तान के 22% के साथ क्या हो रहा है, या सरकार को नहीं मालूम कि 22% के साथ क्या हो रहा है? हर मुद्दे तो आप जितने मुद्दे होते हैं वो मीडिया में आते भी हैं। मैं सुन तो लीजिए ना, मेरे यही तो मैं कह रहा हूं ना, क्या ये आपको नहीं मालूम? सबसे पहले आप ये देखिए कि क्या मुसलमान के साथ अपीजमेंट के लफ्ज क्यों कहते हैं? अपीजमेंट को खाली मैं अपीजमेंट के साथ जोड़ता हूं, क्या मुसलमान को हक तलफी नहीं हो रही? हक तलफी को आज तक किसी ने उठाया नहीं। ये आज का मिसाल है, आज का पेपर है कि एक एमबीए लड़का प्राइवेट उस पे जाता है और उसको मुसलमान होने के नाते मना कर दिया जाता है। अगर अब आप ये देखिए, इस तरह के उदाहरण आपको कितने मिले? मैं आ रहा हूं, आप उदाहरण, मैं उसी पे आ रहा हूं, मैं उसी पे आ रहा हूं। आपने जो उदाहरण दिया सर ना, नहीं, मैं आ रहा हूं, मैं अभी सुन तो लीजिए पूरी बात। विपुल जी पूरी बात तो सुनिए, आप उपेंद्र जी सुनिए, उपेंद्र जी सुनिए जरा धीरज से सुनिए, धीरज से सुनिए जो मैं कहने जा रहा हूं। मैंने तो आपको एक उदाहरण एक दिया, मैंने हाँ, मैं आ रहा हूं आगे कि आप ये देखिए कि आज 22% हम हैं, जब हमें मौका मिला, बार बार गलत आंकड़ा दे रहे हैं, 13.8%। जी नहीं, गलत है, ये गलत है। मैं इसको चैलेंज करता हूं, इस टीवी के माध्यम से चैलेंज करता हूं मैं कि 13% नहीं है, 13.8%। बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल गलत है। देखिए, नहीं, मैं बताऊं आपको, आप मेरी बात तो सुनिए, सुनिए ना, मेरी बात सुनिए। आप बात मान ली 14%, मैंने आपकी बात मान ली 14%, 13% मान ली, 12% मान ली उपेंद्र जी, 12 नहीं, अरे मैंने मान लिया, आपकी 12% मान ली साहब। मुझे आप ये बताइए, 12% में आज तहसीलदार से लेके पटवारी से लेके और टॉप तक क्या 12% है? छोड़ दीजिए, ये छोड़ दीजिए अभी आप। ये पार्टियां जो ये पॉलिटिकल पार्टीज हैं क्या 12% दे रही हैं अपनी पीसीसी? एक मिनट सुनिए, मेरी बात तो सुनिए, उसकी कितनी भागीदारी है? अब आप सुनिए ना, ओबीसी 54% है, उसकी भागीदारी 5%। ये समस्या उसकी नहीं है, पूरे सिस्टम की समस्या है। भाई मैं उसको कंटेस्ट नहीं कर रहा हूं कि किसको क्या मिल रहा है, मैं ये कह रहा हूं ये पीसीसी डीसीसी इसमें क्या भाई 12% है? नहीं है। आप वही तो मैं बोल रहा हूं, यूनिवर्सिटियां, स्कूल 12% नहीं है हमारे लिए। नहीं सर, आप चलिए, आपको ये नजर नहीं आ रहा? इसके लिए 60 साल में अब तक कोई पहल हुई नहीं हुई? सलामतुल्लाह साहब, मेरा आप क्या इसके लिए सिर्फ सरकार ही जिम्मेदार है या सरकार? यस, सरकार, प्लानिंग कमीशन, नीति आयोग प्लानिंग कमीशन, अगर उसको ये नहीं मालूम कि 12%
जो हिंदुस्तान का शहरी है, छोड़ दिए मुसलमान है, वो बिछड़ रहा है, उसके लिए क्या कर रहे हैं? पुलिस ने उठा के देख लीजिए, आर्मी उठा के देख लीजिए, एयरफोर्स उठा के देख लीजिए, नेवी उठा के देख लीजिए, पेट्रोल पंप के अलॉटमेंट उठा के देख लीजिए, रेलवे बुकिंग एजेंसियां उठा के देख लीजिए, कहां है बताइए? गाय साहब इस पे कुछ आप कहना चाहेंगे? देखिए ऐसा है, पहली बात तो ये कि जो हमारा मुद्दा था वो 1 साल मोदी सरकार का था, और मुसलमान तो उत्तर प्रदेश में भी रहते हैं, और जहां तक मैं हिंदुस्तान की बात कर रहा हूं वसीम भाई, मैं उत्तर प्रदेश की बात नहीं कर रहा हूं। एक मिनट, उत्तर देखिए प्रदेश ऐसा है, प्रदेश नहीं है। एक मिनट, मुझे बात पूरी करने दीजिए। ऐसा है, मुसलमान तो नहीं चाह रहे जो में है। मैं हिंदू परिवार में पैदा हुआ हूँ, ब्राह्मण परिवार में, और मैं प्रैक्टिसिंग मुस्लिम हूँ। हाईएस्ट मैंने एजुकेशन इस्लाम में हासिल की है, दिल्ली में रहता हूँ। मुझे कोई ऑफिसर, कोई पॉलिटिशियन, कोई डिपार्टमेंट ऐसा नहीं मिला कि जिसने मुझे नाइंसाफ़ी इसलिए की हो कि साहब मैं मुसलमान हूँ, बल्कि मुझे उसका फेवर मिलता है। आप फिल्म इंडस्ट्री में चले जाइए, अगर मुसलमानों के खिलाफ मुल्क होता तो आज फिल्म इंडस्ट्री में खान ही खान क्यों होते? आप चले जाइए क्रिकेट में, आप बिजनेस में चले जाइए, आप बिजनेस में चले जाइए तो रेड टेप जो है, जो मिर्जा टैनलीज है, जो बहुत बड़े बड़े जो आपके अल्लाना है, जो बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो सारे के सारे जो, देखिए हमारी कमजोरी क्या है कि हमारे यहाँ एक तो तालीम सही नहीं हुई, मदरसों में तालीम होती रही। मैं उसी बात का करना चाह रहा था। मैं जो बात कहना चाहता हूँ, हमारी सोसाइटी जिम्मेदार ये है कि हमने एक तो मदरसों में तालीम दी, और वो मदरसों में जवाब तो सुन लीजिए, जवाब तो सुन लीजिए। और जो मदरसों में जो तालीम दी, अगर हम उसका मॉडर्नाइजेशन, हमारी कौम की जिम्मेदारी है, मेरी जिम्मेदारी है, सलामतुल्लाह साहब की जिम्मेदारी है। हमने अपने शानदार घर तो बना लिए, बड़ी बड़ी कारों में, मर्सिडीज में हम चलते हैं, लेकिन हमने ये नहीं सोचा कि जिस तरीके से दूसरे लोग अच्छी तालीम दे रहे हैं, अच्छी तालीम, देखिए तालीम के बगैर आप जो है चाहें कि आप जॉब हासिल कर लें, आप हुकूमत में चले जाएं, ये मुमकिन। हमारी सबसे बड़ी बात है कि हमारे यहाँ जो है पढ़ाई पे तवज्जो नहीं दी गई, और अब जिन शहरों में, बॉम्बे में लोग खूब पढ़ा रहे हैं बच्चों को, दिल्ली, अब हमारी जो हमारे जो बच्चे हैं वो अच्छा पढ़ रहे हैं, लंदन में भी जा रहे हैं, यहाँ भी एडमिशन हो रहा है, जॉब भी मिल रहे हैं। मुझे ये कभी महसूस नहीं हुआ कि कोई भी हुकूमत, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे वो, इस वजह से जॉब नहीं मिल रहे हैं कि साहब ये मुसलमान है। अगर हम क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं तो वो जॉब कैसे देंगे हमको? इसलिए अगर हिंदू 90% बैठते हैं, मुसलमान 10% बैठते हैं, तो जाहिर है कि सिलेक्शन उनका ज्यादा होगा। इसलिए हमें चाहिए, हमारी कौम को चाहिए, असदुद्दीन ओवैसी को चाहिए, आजम खान को चाहिए कि ये जो तर्रार जो तकरीरें करने के बजाय अच्छे स्कूल खोलें, अच्छी तालीम दें, और उसके बाद जो है अच्छे जॉब ना मिले तब हुकूमतों मैं अश्विनी जी के पास जाऊं से पहले सलामतुल्लाह साहब, छोटा सा रिएक्शन, क्या आपको लगता नहीं कि सोसाइटी भी जिम्मेदार है? अगर एक तबका ऐसा रहा कि वहां पे बाहर दूसरे स्कूलों में, अंग्रेजी स्कूलों में बच्चों को पढ़ने भेजा नहीं गया, लोग जो अभी जो माहौल है, जो जिस तरह का कंपटीशन है, कट थ्रोट कंपटीशन है, आप प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हो तो आप मतलब एक व्यक्ति के पीछे 10 लोग लाइन लगा के लगे हुए हैं, एक व्यक्ति बाहर जाता है, आप गेट के बाहर देखिए इतने लोग लगे हुए हैं, ऐसे में कैसे तय होगा? जो मतलब आपने जो बात कही, सोसाइटी जिम्मेदार है, लेकिन हिंदुस्तान की सोसाइटी 60 से 70% तो गरीब है। इसको कैसे इग्नोर करेंगे आप? इसको कैसे इग्नोर करेंगे? मेरे भाई ने, वसीम ने कह दिया मर्सिडीज में चलते हैं, लाख में कितने चल रहा है मर्सिडीज में मुसलमान? 4, 6, 8। पर उनका हिस्सा भी तो है। अश्विनी जी आप कुछ कहना चाहिए? आप जैसा खुद कह रहे हैं कि 60 से 70% जो आबादी है देश की वो गरीब है, तो आप उसको सेगमेंट्स में क्यों बांटते हैं कि 20% ऐसी, 18% ऐसा, 14% ऐसा? होलिस्टिक बात करें, अगर होलिस्टिक बात करें, अगर हम एज सोसाइटी बात करें तो ज्यादा बेहतर होगा कि हमारे देश की प्लानिंग कमीशन क्या कर रही है। अगर आपको आप पहले, मेरी आपत्ति इस बात पर है कि गरीबी को आप जाति, धर्म और समुदाय के आधार पर क्यों बांटते हैं? अगर हिंदुस्तान में सारे धर्म है तो कहने में क्या बुराई है? धर्म के आधार पर बांटने की जरूरत क्या है? मैं कहां बांट रहा हूं? मैं तो ये कह रहा हूं नीति आयोग को सोचना चाहिए। मैं बांट कर रहा हूं। तो मैं आपसे मुसलमान के नाम पर नहीं मांगा कुछ। मैंने ये कहा कि अगर बिछड़ रहा है, जो भी बिछड़ रहा है, मैं यही तो कह रहा हूं ना। लेकिन जब मैं मुस्लिम बुद्धिजीवी हूं तो मैं आपके सामने वो फैक्ट तो रखूंगा अपने। बिल्कुल। मैंने आपसे ये नहीं कहा कि आप मुझे इस आधार पर दे दीजिए। नीति आयोग का काम क्या है? जी बिल्कुल, उसका आधार आर्थिक, मैं नीति आयोग को टारगेट बना रहा हूं, वो नहीं कर रहा वो काम जो करना चाहिए। और जो हमारे हुक्मरान बैठे हैं
वो ये देख रहा है हाँ जी नहीं कर रहा। उसमें सोसाइटी का भी अपना योगदान है, मैं ऐसा कह नहीं रहा हूं है, मैं कब उससे इग्नोर कर रहा हूं, मैं भी जिम्मेदार हूं। चलिए, मैं भी जिम्मेदार हूं। एक बात कहना चाह रहा था। ये एक सच्ची बात है कि जो नीति आयोग को करना चाहिए उसके लिए तो हिंदुस्तान है, उसके लिए ना मुसलमान है, ना हिंदू है, ना सिख है, ना ईसाई है। वो जो भी सरकारी संस्थाएं नियम या कानून बनाती हैं वो इसी आधार पर बनाती हैं। तो वही ये नहीं लिखते कि हिंदू के लिए मुस्लिम देखिए ऐसा है, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए मैं एक बात जरा सा ऐड करना चाह रहा था। इतना मैं आपको बताता हूं कि मुसलमान होने की वजह से कहीं भी हमारे साथ नाइंसाफी नहीं होती। आप मीडिया में देख लीजिए, जी चैनल पे आज तक पे टॉप से टॉप जो एंकर्स हैं वो मुस्लिम्स हैं। आप चले जाइए प्राइवेट सेक्टर, जस्ट डायल एक कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है, मैं 100 लोगों को जानता हूं जो मुस्लिम हैं, बल्कि वहां मुसलमानों को, बच्चों को प्रीफर करते हैं क्योंकि उनका एसेंट अच्छा होता है। इसलिए चूंकि हम ये बजाय इसके कि हम समाज में कमी वसीम साहब ये कहना चाह रहे हैं कि मुसलमानों को जस्ट डायल प्रेफरेंस दे रहा है? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा। मैं कह रहा हूं कि जहां मुसलमान नहीं, आप विप्रो में चले जाइए, आप विप्रो में चले जाइए, रिलायंस में चले जाइए, क्योंकि लोग आते हैं तो जो जहां मुस्लिम डिजर्व करते हैं बल्कि उनको प्रेफरेंस दिया जा रहा है। लोग कम पढ़े लिखे हैं इसलिए मौके नहीं, लेकिन अब नहीं है, अब ये हालत बदल गई है। 200 साल पहले, 300 साल पहले एक मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनी, सर सैयद अहमद खान ने बनाई, उसके बाद कहां बनी? पढ़ते हैं मुस्लिम, कौन सा खाली हिंदू यूनिवर्सिटी भी कहाँ कितनी? बॉम्बे में जाइए, एजुकेशन तालीम की बात करें, मैं तालीम की बात कर रहा हूँ। चले यूनिवर्सिटी बनना है, बहुत ज्यादा ये महत्वपूर्ण नहीं है। यूनिवर्सिटी बनना चाहिए, बन रही है। चल मैं अब शो को खत्म करने का समय हो गया, मुझे कहा जा रहा है। उपेंद्र जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, तमाम खामियां, तमाम बातों पे हमने बातचीत की, सकारात्मक कदम एक साल में कौन से आपको लगते हैं जो कि वाकई में जो आने वाले साल होंगे जिनमें उनका असर देखने को मिल सकता है? इन एक साल में क्या होता है? देखिए, विदेशी निवेश के लिए जो माहौल बनाया है इन्होंने विदेशों में, नरेंद्र मोदी 18 देश गए, जाकर जो माहौल बनाया है उसका बेहतर नतीजा आ सकता है अगर लैंड बिल पास हो जाए और इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो। लेकिन उसमें भी ये है, इसलिए लैंड बिल पास होना विदेशी निवेश, भारी पैमाने पर विदेशी निवेश को लाने के लिए, और अगर वैसा हो जाता है तो वास्तव में सरकार का जो कार्यकाल खत्म होने तक भारी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा। अंतिम जो 2 साल होगा उसमें देखिएगा भारी संख्या में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा अगर मेक इन इंडिया होता सफल। तो वो जो कॉन्सेप्ट अगर वो सही वो है। फिर बाकी है कि जो डिजिटल इंडिया का इन्होंने जो कॉन्सेप्ट दिया है वो भी अगर सफल हो जाता है तो जो गवर्नेंस है उसमें बहुत हद तक वो करप्शन फ्री हो जाएगा और आसान हो जाएगा, लोगों की जो परेशानियां होती है वो कम होगी। चलिए, अब समय कम है इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया सलामतुल्लाह साहब आपका, वसीम गाजी साहब का भी बहुत बहुत धन्यवाद, उपेंद्र जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, अश्विनी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए पर इरशाद। कहीं रोने से तकदीरें बदलती है, मोहब्बत आह भरती है, वफाएं हाथ मलती। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद सलामतुल्लाह साहब इस तरह की क्लोजिंग देने के लिए। फिलहाल घटना चक्र को यहीं समेटते हैं, अभी 3 दिन बाकी हैं, लगातार हमारा एनालिसिस चल रहा है। क्या वाकई में लोगों के लिए आए हैं अच्छे दिन? इस पर हमारी चर्चा, हमारी खास पेशकश लगातार आप देखते रहिए। फिलहाल जैन टीवी में इस कार्यक्रम में दीजिए इजाजत। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए जैन टीवी। नमस्कार।